हेलो व्यूअर्स, आपके सामने में फिर हाजिर है उस्मानी सर एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है क्लास 11th के लिए मैथमेटिकल टूल्स। और ये मैथमेटिकल टूल्स में आपका टूल होगा, आपका हथियार होगा मैथमेटिक्स में, नाम होगा इंटीग्रेशन। बच्चों 11th से स्टार्ट आपका इंटीग्रेशन का इस्तेमाल प्रयोग फिजिक्स में स्टार्ट है, 11th से स्टार्ट है, 12th में भी आपको बहुत जगह टॉपिक में जरूरत पड़ेगा। तो आपको बेसिक इंटीग्रेशंस का कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होना जरूरी है। वैसे इंटीग्रेशन का काफी डेप्थ में आपको नहीं जाना है, आपको उतना ही टॉपिक जानना है, उतना ही पढ़ना है जो आपके फिजिक्स में काम आएगा, जो आपके लिए हेल्पफुल है, यूजफुल है, आप उसको यूज कर सको। और वो टॉपिक में अगर यूज किया जाए तो आपको आसानी से समझ में आ जाए कि ये चीज़ मैं समझता हूँ, मैं जानता हूँ, मुझे पता है, तो आप टॉपिक को अच्छी तरह से समझ सकते हो, उसको कंज्यूम कर सकते हो। तो इससे पहले हमारा जो कुछ लेक्चर है बच्चों, अगर आपने इसको देखा होगा, आपने अगर ना देखा है तो आपको देखना ये ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सीक्वेंस में ये सारे पार्ट को अगर आप नहीं देखते हो तो मैथमेटिकल टूल्स आपको क्लियर नहीं होगा। तो उसमें मैंने इंटीग्रेशन बता रखा है, तो थोड़ा सा मैं इंटीग्रेशन का कुछ चेन रूल को बता के मैं आता हूँ। इसमें डिफरेंशिएशन बता रखा है मैंने इससे पहले, और बिगनिंग में मैंने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का एक छोटा सा कंसेप्ट दे रखा है। तो ये इंटीग्रेशन मैंने इससे पहले उसका कंसेप्चुअल मीनिंग दे रखा है। आज थोड़ा सा इसको हम डिटेल करेंगे, और इससे पहले कि मैं इसको डिटेल करूं तो मैंने जो इससे पहले लेक्चर में डिफरेंशिएशन के बारे में कुछ बताया बच्चों, तो आप उसको ज़रूर देखो, क्योंकि डिफरेंशिएशन में जो हम लोगों ने काम करा है उसमें कुछ फॉर्मूला वगैरह डिराइव करा है और थोड़ा बहुत हमने उसको यूज़ करना सिखाया है। तो उसमें एक चेन रूल आता है, उस चेन रूल को आपको जानना है। चेन रूल डिफरेंशिएशन का, डिफरेंशिएशन को शॉर्ट में हम लोग डीसी भी कहते हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट फुल फॉर्म है। ये चेन रूल को जानना है। चेन रूल क्या है बच्चों? मान लो कि आपको y = sin 2x कर दिया गया, मान लो। अब इस sin 2x का हमने इंटीग्रेट करना, डिफरेंशिएशन करना है, हमने इसको डिफरेंशिएशन करना है। तो हमें देखना है कि ये y का वैल्यू sin पे डिपेंड है और sin का वैल्यू ये x पे डिपेंड है। अगर x का वैल्यू हमें पता चले तो हमें इस sin का वैल्यू मालूम पड़ जाएगा और y भी मिल जाएगा। तो ये एक दूसरे पे डिपेंड होता है। कहा जाता है कि जो जिस पर डिपेंड है उसके रिस्पेक्ट में उसका डीसी होता है। तो फाइनली हमारा ये पूरा डिपेंड किस पर है? x पर है। तो हम लोग करते क्या है, इसका डिफरेंशिएशन में हम लोग लिखते हैं dy/dx। उसके बाद इस पूरे को हम लेते हैं d sin 2x अपॉन, यहाँ पे हम dx तो लिख देंगे चूंकि x पे डिपेंड है फाइनली, लेकिन हमारा ये वैल्यू नहीं मिल पाएगा क्योंकि हमने जो फॉर्मूला डिराइव करा है बच्चों वो इस तरह का फॉर्मूला है d sin x अपॉन dx। तो ये वैल्यू हमारा होता है cos x, यानी साइन के साथ ये x है और उसी x के रिस्पेक्ट में इसका डीसी होना चाहिए, तब जाकर के यहाँ पे हमको cos x मिलेगा। यहाँ समथिंग होगा तो ये यहाँ भी समथिंग होगा और यहाँ भी वो समथिंग आ जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान देना है। तो यहाँ पे हमारा sin 2x है, इसका मतलब है यहाँ पे 2x होना चाहिए था, तो हम इसको एडजस्ट करते हैं, इसको साइन रूल कहते हैं। साइन में जो ये एडजस्टमेंट आ रहा है इसको चेन रूल के फॉर्म में इसको देखते हैं। तो इस साइन फंक्शन में हमारा जो वैल्यू है ये 2x आ जाएगा और ये 2x को हम कैंसिल कर लेंगे, न्यूमरेटर में रख करके इसको हम कैंसिल कर सकते हैं और जो ये वैल्यू हमारा dx आ जाता है। अगर इसको अगर हम देखें तो ये साइन 2x/dx था, यह ऐसा इसलिए था कि जिस पर डिपेंड, फाइनली x पे डिपेंड है, उसी के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो हमने इसका डीसी उसी के रिस्पेक्ट में करा। लेकिन चूंकि हमारा जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला कुछ इस तरह से हम लोगों ने डिजाइन करा है, इसलिए हमने कहा कि ये साइन 2x है तो यहाँ भी 2x, साइन समथिंग जो भी रहेगा वो समथिंग यहाँ आना चाहिए। तो हमने यहाँ 2x सेट कर दिया अपने से, और जो अपने से लाया मैंने उसको कैंसिल भी कर दिया यहाँ से, तो हमारे पास फिर ये dx आ गया। अब इसको हम फॉर्मूला के तौर पे देखेंगे
साइन एक्स अपॉन डी एक्स कॉस एक्स, तो इसको बोलेंगे डी साइन समथिंग अपॉन डी समथिंग कॉस समथिंग। अब बोलेंगे डी साइन समथिंग अपॉन डी समथिंग, तो ये हो जाएगा कॉस समथिंग। उसके बाद ये 2 कांस्टेंट है, उसको हम बाहर कर लेते हैं। अब हमारे पास ये dx अपॉन dx हो गया, तो ये हो गया cos 2x 2 और dx अपॉन dx 1 हो गया। अब अगर इस वैल्यू को हम शुरू में कर दें तो ये हो जाएगा 2 cos 2x। तो ये बच्चों इसको हम लोग डिफरेंशिएशन करा, इसको हम लोग चेन रूल कहते हैं, यानी चेन रूल से हमने इसका डिफरेंशिएशन करा। तो अब हम लोग डीसी से थोड़ा सा बाहर निकल करके अब आते हैं हम लोग इंटीग्रेशन में। अब हमारा जो इंटीग्रेशन का टॉपिक है बच्चों, तो इस टॉपिक पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हम लोग। अगर हम इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो इंटीग्रेशन का जो कंसेप्चुअल डेफिनेशन है, तो इसको बोलेंगे इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी जो काम हम डिफरेंशिएशन में करते हैं, डेरिवेटिव में करते हैं, जस्ट उसका अपोजिट काम हमें इंटीग्रेशन में करना पड़ता है। जैसे बच्चों सिंपल हम बताते हैं, जैसे हमने कहा कि साइन एक्स का हमने डिफरेंशिएशन करा एक्स के रिस्पेक्ट में, तो हमें कॉस एक्स मिल गया। अब हमें कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें फिर दोबारा साइन मिल जाएगा, वो इनवर्स प्रोसेस है। तो यहाँ कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे और एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं तो dx से डिवाइड होता है, और यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो dx से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहाँ ऑपरेटर ये साइन आता है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन का ये है चिन्ह है, तो ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे डिफरेंशिएशन के लिए डी आता है, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है dx से डिवाइड, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है dx से मल्टीप्लाई, और ये रिवर्स हो जाता है। कॉस से ये क्या बन जाएगा, ये साइन एक्स मिल जाएगा। और एक इंटीग्रल कांस्टेंट भी आता है बच्चों, आपको ये नहीं करना है, वो मैथ्स वाले के लिए है। इसी तरह से अगर हमने कहा कि log x का डिफरेंशिएशन करते हैं हम, log x का dc अगर करते हैं बच्चों, तो log x का dc हो जाएगा 1/x। अब अगर 1/x का अगर हमें इंटीग्रेशन करना है डिफरेंशिएशन में, जिसके रिस्पेक्ट में करना है dx से डिवाइड करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है हमने dx से इसको मल्टीप्लाई करा, तो अब ये रिवर्स में क्या आ जाएगा, अगर इसको रिवर्स कर देंगे तो cos x मिल जाएगा। तो बच्चों ये 1/x का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा log x हो जाएगा। तो बेसिकली अगर हम इंटीग्रेशन की बात करें बच्चों, तो ये इंटीग्रेशन आपको अलग से कुछ नहीं जानना है, जो काम आपने डिफरेंशिएशन में करा है उसको रिवर्स कर देना है, बस वो इंटीग्रेशन में आ जाएगा। एक तो ये चीज़ है, लेकिन आपको ज़्यादातर फिजिक्स में बच्चों जो इंटीग्रेशन हम यूज़ करेंगे या फिजिक्स में जो इंटीग्रेशन का यूज़ होता है वो कुछ इस तरह होता है, x पावर n का इंटीग्रेशन। तो हम यहाँ डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं, दोनों को कंपेयर करते हैं, पावर से मल्टीप्लाई और पावर में एक माइनस करते हैं, ये हमारा डिफरेंशिएशन है। और अगर x पावर n का इंटीग्रेशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पावर में पहले 1 ऐड करना है, वहाँ माइनस करते हैं, 1 ऐड करना है और जो पावर आता है उससे उसको डिवाइड कर देना है। तो ये बेसिकली ये इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट, ये फॉर्मूला फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ है, और कभी कभी साइन का, कॉस का, टेन लॉग ये भी आता है और उसका चेन रूल के साथ आता है, लेकिन फंडामेंटली ये आपको जानना पड़ेगा। उसके बाद आता है इंटीग्रेशन, जो बच्चों हमारे पास मैथमेटिकल ये टर्म है, ये कैलकुलस का, मैथ्स वाले स्टूडेंट इसको कैलकुलस में काफ़ी डेप्थ में पढ़ेंगे। तो इंटीग्रेशन को हम 2 पार्ट में देखते हैं, इसको 2 टाइप में देखते हैं। एक को बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में कुछ नहीं है, बस डिफरेंशिएशन का रिवर्स कर देना है, उल्टा कर देना है।
और उसके बाद आता है एक डेफिनिट इंटीग्रेशन। डेफिनिट इंटीग्रेशन, तो बच्चों ये डेफिनिट इंटीग्रेशन का यूज फिजिक्स में ज़्यादा मिलेगा। जैसे इजी हम डेफिनिट को दिखा रहे हैं, जैसे हमारे पास एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में यानी dx, और लिमिट इसमें दिया जाता है, मान लो लिमिट 1 से लेके 2 तक है। इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, x के पावर में एक ऐड करना है 3 हो जाएगा और उतने से डिवाइड, और इंटीग्रेशन खत्म हो गया। यहाँ तक ये काम हुआ हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का। अब डेफिनिट में क्या होता है, ये लिमिट होता है, लोअर लिमिट अपर लिमिट होता है। तो अभी इंटीग्रेशन के जस्ट बाद लिमिट को हम लोग यहाँ ब्रैकेट में सेट करते हैं, उसके बाद इस वैल्यू को यहाँ सेट करना होता है लिमिट्स को। तो ये जिसका इंटीग्रेशन हो गया यानी x का, इसमें पहले अपर लिमिट रख दो। तो यहाँ पे x में अगर अपर लिमिट 2 रखते हैं तो इसमें क्यूब है अपॉन ये जो डिवाइडर है वो 3 रहेगा, माइनस के बाद इसी x के पास हमारा लोअर लिमिट आएगा 1, इसमें भी क्यूब आएगा अपॉन 3, 2 क्यूब हो गया 8 अपॉन 3 और माइनस ये 1 अपॉन 3 यानी ये हो जाएगा 7 अपॉन 3। कहने का मतलब है कि हम इंटीग्रेशन को इस तरह से फिजिक्स में यूज करेंगे। और दूसरा हम दिखा देते हैं, जैसे हमने कहा कि साइन को हमने डिफरेंशिएशन करा था तो कॉस मिला था, तो कॉस का इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन मिल जाएगा। तो हमने अभी यहाँ कहा कि ये हमारा कॉस एक्स है, इसका इंटीग्रेशन करना है, और चूंकि यहाँ एक्स यहाँ एंगल है, कॉस के साथ साइन के साथ टेन के साथ जो भी आता है वो एंगल होता है। तो एंगल में इसका लिमिट रखते हैं 0 to पाई अपॉन, मान लो पाई अपॉन 4 है, मान लिया ये उसका लिमिट है लोअर, ये अपर। तो सबसे पहले हम काम करेंगे कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, तो ये कॉस का इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों ये साइन एक्स, और उसके बाद जब इसका इंटीग्रेशन हो जाता है तो लिमिट को हम कुछ देर के लिए यहाँ रखते हैं अभी, और लिमिट के रखने के बाद इसमें जिसका हमने इंटीग्रेशन करा कॉस का साइन मिला, अब इसमें x का वैल्यू जो हमारा अननोन है x, उसका वैल्यू अपर लिमिट पहले बैठाना होगा पाई अपॉन 4, माइनस इसी x में ये लोअर लिमिट यानी 0 बैठाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे अगर हम सॉल्व करते हैं साइन पाई अपॉन 4 1 अपॉन रूट 2 हो जाता है, और कॉस साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 हो जाता है, यानी 1 अपॉन रूट 2 हो गया। यानी इस तरह से हम लोग इंटीग्रेशन का यूज़ कर सकते हैं। इंटीग्रेशन को हम लोग फिजिक्स में जो इस्तेमाल करेंगे बच्चों, ये बिल्कुल इसी तरह से इस्तेमाल होगा। इसमें बहुत ज़्यादा आपको डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत से काम चल जाता है। इसके बाद बच्चों मेरा जो अगला लेक्चर आएगा 11th क्लास के लिए मैथमेटिकल टूल्स में, वहाँ पे कुछ मैं ग्राफ्स के बारे में बताऊँगा कि ग्राफ के लिए मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू, या ग्राफ को देखने के बाद आप कौन सा आकृति कौन सा ज्योमेट्रिकल फिगर समझते हो, ये चीज़ जानना पड़ेगा। ताकि 11th में ही आप जब प्रोजेक्टाइल पढ़ोगे बच्चों, तो वहाँ पे कहा जाता है कि जब किसी चीज़ को आप थ्रो करते हो, जब किसी चीज़ को आप फेंकते हो इस डायरेक्शन में, तो वो ऐसा नहीं है कि वो जाता है कहीं दूर जा कर के ऐसे वो गिर जाता है। तो कह रहा है कि जिस चीज़ को हमने थ्रो करा वो कुछ दूरी पे जाके गिर गया, जिस रास्ते से होकर के गया इस रास्ते को हम लोग पैराबोलिक पाथ कहते हैं। तो ये पैराबोलिक पाथ कैसे है, क्यों इसका नाम पैराबोलिक पाथ दिया गया है? तो कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत एक शॉर्ट इसमें जो है लेक्चर में मैं इसको ख़त्म कर दूंगा, उसको भी और ज़रूर देखो। इस तरह की चीज़ जब भी आपके रास्ते में आएगा तो पहले से आपके दिमाग में प्रिपेयर होगा कि ये फिगर को मैं जानता हूँ, मैंने जो फेंका और जो चीज़ हमको मिल रहा है वो पैराबोलिक, उसके इक्वेशन को देखने के बाद पता चल जाएगा कि ये पैराबोलिक पाथ में चलता है, सर्कुलर में नहीं है, एलिप्टिकल में नहीं है। तो इस तरह की चीज़ की जानकारी आपको होनी चाहिए। उसके बाद एक के बाद एक आपका 11th का जितने भी टॉपिक्स है वो सारे टॉपिक्स आपको दिया जाएगा बगैर किसी एजुटेशन का। ये सारे टॉपिक्स को आपका नोट्स आपको हिंदी में अंग्रेजी में दोनों में प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप चाहोगे तो सारा नोट्स भी आपको मिल सकता है। आप हमारे वीडियोस को, हमारे लेक्चर्स को 1 by 1 सीक्वेंस में आप सब देखते रहो तो फिजिक्स आपको चुटकी बजाते समझ में आ जाएगा। इस तरह से आज का ये हमारा लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। कीप इट अप, बेस्ट।